जब भी मैं इस व्यक्तित्व के बारे में सोचता हूँ, पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, तो मुझे बड़ा बेहद अफ़सोस होता है कि क्यों एक इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल एक ख़ास वर्ग या कुछ ख़ास जातियों का नेता बन के रह गया या मसीहा बन के रह गया। क्यों जब इनकी मूर्ति को कहीं पर देखा जाता है, तो साफ-साफ नज़र आता है कि ये केवल एससियों का मोहल्ला है। क्यों जब किसी के घर में इनकी तस्वीर होती है, तो किसी अननोन पर्सन के द्वारा जब वो देखी जाती है, तो वो सोचता है कि ये एससी कैटेगरी वाले का घर होगा। जबकि सरदार भगत सिंह की मूर्ति किसी के घर पे दिख जाए, तो उसको ये नहीं सोचा जाता कि ये सिख परिवार है। जब किसी घर में शिवाजी की मूर्ति दिखे, तो ये नहीं माना जाता कि वो मराठा है। लेकिन इनकी तस्वीर को देखने पर ये लग जाता है कि हाँ, ये एससी कैटेगरी से बिलॉन्ग करता होगा, इसलिए इसकी तस्वीर है। इसलिए इनकी तस्वीर है। जब इनकी जयंती आती है, तो उसे एक खास वर्ग के लोग ही मना रहे होते हैं डीजे के साथ में, धूम-धाम से मनाते हैं, क्योंकि केवल एक खास वर्ग मनाता है। जब इनकी जयंती आती है तो केवल औपचारिक रूप से कुछ विद्यालयों और कार्यालयों में इनकी जयंती को मना लिया जाता है। इनकी तस्वीर पर मालार्पण या पुष्पार्पण कर दिए जाते हैं। बाकी जनसामान्य या सामान्य कैटेगरी का व्यक्ति इनकी जयंती को मनाना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये केवल एक खास वर्ग के बन के रह गए हैं। और इसमें कमी किसकी है? तो कमी सभी की है। हम सभी देशवासियों की कमी है कि हम इस व्यक्तित्व को समझ नहीं पाए। हम हम सबकी कमी है। दलितों की कमी है या एससी वर्ग की कमी है कि उन्होंने इन्हें केवल अपना नेता बनाया, केवल अपना भगवान बना दिया। और जनरल वर्ग की या अन्य कैटेगरी की कमी है कि वो केवल इसको केवल उनके नेता के रूप में देखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जिस तरह से एक राजपूत कैटेगरी वाले महाराणा प्रताप को पूजते हैं, जिस तरह से अ, मराठा वाले शिवाजी को पूजते हैं, वैसी एससी कैटेगरी वालों का इनको पूजने का अधिकार बनता है। उनके लिए इतना सब कुछ किया है और केवल उनके लिए नहीं किया। अगर आप ये सोचते हैं गलती से भी कि इन्होंने केवल दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग वालों के लिए किया है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, महिला शिक्षा के लिए काम किया। इन्होंने देश की इकोनॉमी के लिए इतना सारा काम किया। अभी वो दिखाने वाला हूँ थोड़ा-सा काम, उसको संक्षेप में ही रखूँगा। मैं केवल ये एक मेरे मन में विचार आता है बार-बार, तो ये आज मेरा बोलने का मन हुआ कि क्यों हम इनको हम पूरे भारत का नेता, पूरे भारत का प्रतिभाशाली व्यक्तित्व क्यों नहीं मानते? एक वर्ग विशेष को जब इनकी मूर्ति देखते हैं या इनकी प्रतिमा या इनकी तस्वीर देखते हैं, तो माइंड में सेट होता है कि अरे! ये तो वही एससी कैटेगरी वाला है, कि अरे क्या होगा? आपको पता भी है कितना संघर्ष किया है। और क्या एससी कैटेगरी वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे माइंड को देख रहे हैं या मेरे मेरे बोलने को देख रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँगा। कई बार कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि उनको देख के, उनके व्यक्तित्व को सोच के लोगों से घृणा होती है, कि लोग इनके बारे में सही सही तरीके से क्यों नहीं सोच पाते। तो जब एससी कैटेगरी वाले इनके व्यक्तित्व को, इनकी मूर्ति को पूजते हैं, तो वे इनका जैसा बनने का प्रयास क्यों नहीं करते? इनके जीवन में भी कई बार ऐसे मोड़ आए हैं जब ये लड़ाई कर सकते थे, सीधा-सीधा अपने रास्ते से भटक सकते थे। और जो एससी कैटेगरी वालों के लिए या पिछड़े वर्ग वालों के लिए इन्होंने काम किए, उस काम से ये हट सकते थे। ये भी चाहते तो अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से विदेश में रहकर जी सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ के लिए काम करना चाहा और आप उनके काम को नकार देते हैं। सभी वर्ग की बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास जो ये सोचता है कि इनको पूजने मात्र से काम खत्म हो जाता है, इनके आदर्शों पे वही नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? अभी दिखाऊँगा, अभी बताऊँगा मैं। सबसे पहले अगर आपको इन्हें जानना है, तो इनके विचारों को जानिए। जैसे कि आप अगर महात्मा बुद्ध को मानते हैं, ये महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया, लेकिन कब अपनाया? पता भी है? इन्होंने अपने जीवन के अंतिम साल में 1956 में जब इनकी मृत्यु हुई, उससे कुछ ही दिन पहले इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है? और ये केवल एससी या पिछड़े वर्ग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, सभी के लिए बोल रहा हूँ। आपको ये नहीं पता होगा इन्होंने 20-25 साल वेट किया, जनरल कैटेगरी वालों से बोल रहा हूँ, 20-25 साल वेट किया। जो ये लोग ये बोल देते हैं कि अरे बौद्ध धर्म अपना लिया और उन्होंने ये नहीं देखा कि मनुस्मृति अनुवादित है या मनुस्मृति में इतनी सारी चीज़ें हैं। उसकी प्रतिमाएँ जलाई और बौद्ध धर्म को अपना लिया, दूसरी उसमें चले गए धर्म में।
20-25 साल एक व्यक्ति वेट करता है कि उनको अधिकार दिए जाएँ और केवल इसलिए नहीं कि एक रिजर्व एससी कैटेगरी वाले ये सोचे कि इस अधिकार ये रिजर्वेशन से नहीं ले रहे, अपनी प्रतिभा से अधिकार ले रहे हैं। ठीक है? तो दोनों के लिए ये समझने वाली चीज़ है। इनके प्रतिभा के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। पहले भी एक क्लास के रूप में इसे समझा चुका हूँ मैं कि अंबेडकर जी क्या हैं, उन्होंने क्या अचीवमेंट किए। लेकिन आज का मेरा मुद्दा वो सब नहीं है। आज का मेरा मुद्दा ये है कि क्यों? ऐसा क्यों? केवल एक खास वर्ग के लिए नेता ही क्यों बन के रह गए? इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति जो जिसने संविधान लिखा, एससी कैटेगरी या पिछड़े वर्ग के लिए बोल रहा हूँ, जो संविधान तक पहुंचा, संविधान की मुख्य समिति और जनरल या अन्य क्लास के लिए बोल रहा हूँ कि आप ये बोलते हैं कि संविधान इन्होंने लिखा, ये केवल एक प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। तो दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ, संविधान इन्होंने नहीं लिखा पूरी तरीके से। लेकिन जो एक आर्किटेक्ट का काम होता है, एक प्रारूप बनाने का, घर का, बिल्डिंग का नक्शा तैयार करने का, किस तरीके से वो बनेगी, किस तरीके से उसका ढांचा बनेगा, किस तरीके से वो अपनी नींव पर टिकी रहेगी, वो काम इन्होंने किया। दोनों ही तरफ से बोल रहा हूँ, पिछड़े वर्ग के लिए कि इन्होंने संविधान नहीं बनाया, कभी आप सोच रहे हो, और जनरल कास्ट के लिए इन्होंने ही संविधान बनाया। क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, आर्किटेक्ट का काम नहीं होगा, तो वो बिल्डिंग कैसे खड़ी रह सकती है, वो बिल्डिंग कैसे बन सकती है। तो दोनों तरीके से कम सोच के अपनी बुद्धि का यूज करो, जो इनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पा रहे हो। मैं मानता हूं कि संविधान इन्होंने नहीं लिखा, मैं ये बोलता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि संविधान जिस बेस पर तैयार हुआ, वो स्ट्रक्चर, प्रारूप, ड्राफ्ट, वो इन्होंने इन्होंने तैयार नहीं किया। 7 सदस्य उसमें थे और 7 सदस्य भी नहीं थे, 9 सदस्य टोटल रहे थे। एक की मृत्यु, एक छोड़कर चले गए, उनकी जगह पर दूसरे रहे। लेकिन जो उसके अध्यक्ष थे, जो उनको समझाने का काम था, वो इधर उधर के काम करते रहते, मुख्य काम जो करते वो ये करते। और जो एससी कैटेगरी वाले या दलित वर्ग या पिछड़ा वर्ग ये बोल देते हैं कि केवल इनको पूछ के काम छोड़ देते हैं। सोच के देखो कि इन्होंने क्या अचीवमेंट किया बिना रिजर्वेशन के। उस समय पर आपको, अभी स्कूल में जाते हैं, आपको सबके बराबर हक मिलता है, आप वही यूनिफॉर्म पहनते हैं जो जनरल कास्ट वाला पहनता है, आप वही पानी पीते हैं जो जनरल कास्ट वाला पीता है, आप बिल्कुल वैसे ही खेलते हैं जो जनरल कास्ट वाला खेलता है, आप उतना ही पढ़ते हैं जो जनरल कास्ट वाला पढ़ता है। लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था। जब ये स्कूल गए तो आपको पता है, स्कूल गए तो अपना जो कट्टा लेकर जाते थे, बोरी लेकर जाते थे, जिस पर बैठते थे, वो इनको जूते चप्पल के पास बाहर की तरफ बिठाया जाता था। जनरल कास्ट वाले भी इस बात को ध्यान से सुन ले, अलग से इन्हें बिठाया जाता था, पानी तक नहीं दिया जाता था। अगर पानी पीना है तो इनके लिए अलग मटका होता था, और इनको पियोन एक लंबी डंडी बांधकर दूर से पानी पकड़ाता था। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, कि इनसे टच ना हो जाए कोई भी, बिल्कुल दूर रखा जाता था। और पिछड़े वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, एससी वर्ग के लिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पर लिखा भी हुआ होगा कहीं पर कि ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अंबेडकर, नाम को आप ध्यान से सुन लेना। इनका नाम जो भीमराव अंबेडकर है, इसमें जो अंबेडकर है वो इनका खुद का नहीं है, एक ब्राह्मण शिक्षक ही है, ब्राह्मण, जिसने इन्हें अपना सरनेम दिया। और ये ब्राह्मण शिक्षक ही हैं, शिक्षक कृष्णा सेवक अंबेडकर, कृष्णा केशव अंबेडकर, जिन्होंने गायकवाड़ के राजा से विनती की, इनके लिए वहां पर पहुंचे गुजरात में, बड़ौद में, और उनसे विनती की गायकवाड़ के राजा से कि आप इस प्रतिभाशाली बच्चे को कुछ छात्रवृत्ति दें। ये इतना प्रतिभाशाली है कि जहां पर जिस भी क्लास में होता है, ये अपने से अगली वाली क्लासों का अध्ययन करके और उनको पढ़ा पढ़ा सकता है, इतना प्रतिभाशाली है। अगर इसको मौका मिल गया तो ये बहुत कुछ कर लेगा। तो दलित और पिछड़े वर्ग के लिए, एससी वर्ग के लिए बोलता हूँ कि इनका तो नाम भी ब्राह्मण ने दिया हुआ है। आप जिस ब्राह्मण वर्ग को या जनरल वर्ग से नफरत करते हैं, और जनरल और ब्राह्मण या इन सब वर्ग के लिए बोलता हूँ कि सोच के देखो, जिस बच्चे को पानी तक नहीं पिलाया जा रहा, दूसरे पानी पिला रहे, दूर से पानी पिला रहा है एक डंडी बांधकर, जिसको अलग जूतों के पास बाहर बिठाया जा रहा है,
जिसको बोल दिया जा रहा है वहां से पढ़ना है तो पढ़ ले, जो समझ में आ रहा है तुझे अलग से, मतलब तुझे नहीं समझाया जाएगा, उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे। उसको एक शिक्षक ऐसा मिलता है, या एससी कैटेगरी वाले समझे कि उसको एक ब्राह्मण शिक्षक मिलता है, जो अगर वो नहीं होता तो शायद, पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता हूं, कोई दूसरा मौका मिलता, लेकिन शायद इनको विदेश जाने का, इनको अध्ययन करने का, इनको पीएचडी करने का, इनको डिलीट करने का, इनको इतनी सारी डिग्रियां लेने का बाहर विदेशों में, कहाँ कहाँ तो आप अभी देख लेना, वो पीएचडी करने का, वो डिग्रियां हासिल करने का, विदेश जाने का मौका शायद नहीं मिल पाता, या मिल पाता तो लेट मिल पाता, या फिर कैसे मिल पाता। ये किसकी देन थी? ब्राह्मण शिक्षक की, जिससे एससी कैटेगरी वाले नफरत करते हैं। ठीक है, तो दोनों को ये समझना होगा कि आखिर आप कर क्या रहे हो। एक ऐसे व्यक्ति को आप केवल अपना नेता बना रहे हो, और ऐसे व्यक्ति को आप केवल उनका नेता बना रहे हो। आपको समझ ही नहीं आता। ध्यान से देखो एक बार, हल्का सा ये इनके बारे में तो सब कोई जान लेगा, हर कोई जान सकता है कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया। महीने में इनका जन्म हुआ, 14 अप्रैल को हुआ, इसीलिए इनकी जयंती मना लेते हैं। ब्रिटिश भारत में उस समय पर ये अब अंबेडकर नगर कहा जाता है, मध्य प्रदेश में। इनकी जो पिताजी थे वो रामजी तकपाल थे, इन्हीं का नाम अडॉप्ट करके ये बाबा साहेब अंबेडकर जब बनते हैं तो भीमराव रामजी अंबेडकर, भीमराव नामजी अंबेडकर बोलते हैं, और अंबेडकर इनसे नाम आता है। ठीक है, अब ये सोच के देखो, इनकी मृत्यु जब हो रही है तो यहाँ पर चैत्य भूमि, महाराष्ट्र में इनका समाधि स्थल है। तो विवाह किए हैं, तो वो विवाह क्यों किए? जो इनकी दूसरी पत्नी है वो डॉक्टर थी, इनका ये खुद का नाम नहीं है, शारदा देवी थी ये। इन्होंने इनसे दूसरा विवाह किया क्योंकि इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, और इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति का जीवन कष्ट में था क्योंकि ये बीमार थे। उनको सपोर्ट करने के लिए एक महिला आगे आती है, और ये महिला आगे क्यों आती है? क्योंकि महिलाओं को जो शिक्षा दी गई भारत में, वो इनके इनके प्रयासों से दी जा रही है। सोच के देखो, अभी कोई इनके लिए आगे नहीं बढ़ेगा, इनके प्रयासों से दी जा रही है। पहले हिंदू धर्म में थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कब किया है? 1956 में, 1956 में, अपनी मृत्यु से कुछ ही समय पहले। तो जनरल कास्ट वाले जो बोल देते हैं वो ये ध्यान रखें कि बहुत लंबे टाइम तक वेट किया कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं हुआ, तब ये किया। ये इनका परिवार है, ये समाधि स्थल है, ये ब्रिटिश के साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन भारत में साथ में नहीं है। और जो पिछड़े वर्ग वाले, एससी कैटेगरी वाले ये बोल देते हैं कि भैया हिंदुओं की जनरल कास्ट से उनको नफरत है क्योंकि वो अछूत मानते हैं आपको। तो ध्यान रखें, इनकी आत्मकथा है, उस आत्मकथा में इन्होंने क्या लिखा है कि मुझे केवल, पहले मुझे लगता था कि हिंदू भेदभाव करते हैं, लेकिन मैं ईसाई धर्म में जाके देखा, मैंने मुस्लिम धर्म में जाके देखा, मैंने पारसी धर्म में जाके देखा। जब मैं ईसाई और पारसी धर्म में गया, उनके लोगों से मिला, तो उन्होंने मेरे साथ भेदभाव किया और मुझे मुझे अलग बिठाया, बिल्कुल हिंदुओं की तरह। और फिर जब मैं मुस्लिम धर्म के पास गया, मुस्लिम वालों के पास में गया, तो उन्होंने भी ऐसा ही मेरे साथ किया। मुझे लगता था कि मुस्लिम वाले तो, उनमें छुआछूत या फिर भेदभाव नहीं होता है, सब एक जैसे होते हैं, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ भेदभाव किया। सोच के देखो, ये भेदभाव हिंदू में जनरल और पिछड़ा वर्ग, ये कैटेगराइजेशन नहीं था, ये बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, फूट डालो शासन करो की नीति के तहत, और आप उसको मान रहे हैं। जबकि इनके साथ अन्याय ईसाई धर्म वाले ने भी किया, पारसी धर्म वाले ने भी किया, मुस्लिम धर्म वाले ने भी किया। हर वर्ग का माइंडसेट ऐसा कर दिया था कि आपस में किसी भी तरह से भिड़ते रहे। ये इनको भारत रत्न दिया गया 1990 में। वो व्यक्ति जो भारत रत्न लेता है, और भारत रत्न लेकर भी वो केवल भारत का, पूरे भारत का सबसे बड़ा सम्मान लेता है, हर व्यक्ति के लिए वो आदर्श है, लेकिन वो फिर भी एक वर्ग का नेता बन के रह जाता है। एक वर्ग ही उसे पूछता है, दूसरे वर्ग वालों को उनसे घिन आती है, अरे छोड़ो, अम्बेडकर की मूर्ति है, इसको क्यों सैल्यूट करना, इसको क्यों देखना, अरे अम्बेडकर का मोहल्ला है ये तो, क्योंकि यहाँ इनकी मूर्ति लग रही है तो अम्बेडकर है। सबको सोचना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। शिक्षा की बात करें तो कितने शिक्षित थे वो, एक बार एक झलक दिखा देता हूँ, बाकी
इनके बारे में जितना विस्तार से बोला जाए कम है। केवल एक झलक दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा देख लेना। इसको मैं पहले समझाया हुआ है क्लास के रूप में, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो वहां से देख लेना। मुंबई विश्वविद्यालय बीए उस समय पर बहुत बड़ी डिग्री होती थी, पता होगा। बीए वाले ग्रेजुएट लोग ही टाई लगाते थे, आजकल हर कोई टाई लगा रहा है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी ये सब किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े। और मैंने पहले ही बताया, इन्होंने केवल दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए काम नहीं किया। ये इकोनॉमिस्ट थे। और आपको शायद ये नहीं पता होगा, यहाँ पर ये मानव विज्ञानी, ये क्यों कर रहे हैं इतना सारा काम? एंथ्रोपोलॉजिस्ट से पहली डिग्री है इनकी, एंथ्रोपोलॉजी में, मानव विज्ञान, मानव शास्त्र में, मानव के लिए काम करने में इनकी पहली डिग्री है। अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, भारत की इकोनॉमी को बता रहे हैं। पहले ये शिक्षाविद भी हैं, पहले राजनीतिज्ञ हैं। पहले क्या बनते हैं ये? कानून मंत्री बनते हैं। लेकिन कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। 4 साल कानून मंत्री रहे, 1947 से 47 से 51 तक। लेकिन 51 में फिर इस्तीफा दे दिया अक्टूबर में। उसके कुछ कारण रहे, कुछ वाद विवाद रहे नेहरू से, तो उनकी वजह से। वो अलग मुद्दे हैं, बहुत डिटेल वाले। तो विधिवेत्ता हैं, कानून को बनाने वाले हैं, कानून को समझने वाले हैं, कानून के ज्ञाता हैं, कानून सिखा रहे हैं। अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमी सिखा रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को। अभी इनकी पुस्तक देखेंगे तो उसमें इकोनॉमी वाली पुस्तक आएंगी, किस तरीके से रुपए का क्या महत्व है, किस तरीके से इकोनॉमी गिरती है बढ़ती है, वो बता रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो हमारी कुरीतियां हैं उनको हटाने की बात कर रहे हैं। और हम इनको केवल एक दलित नेता बना दे रहे हैं। सभी लोग मिलके। भारत रत्न 1990 में मिल रहा है इन्हें। राजनीतिक दल, ये राजनीतिक दल बनाए, ये सामाजिक संगठन बनाए, ये सभी के बारे में सबको पता होगा। नहीं पता हो तो एक बार एक नजर मार लो, क्योंकि ये आज का मेरा मुद्दा नहीं है। ठीक है। ये संगठन बनाए, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसको पियोगे तब दहाड़ोगे। तो शिक्षा लेने की बात कोई दलित नहीं करता, कोई शोषित नहीं करता, कोई एससी वर्ग नहीं करता, कोई पिछड़ा वर्ग नहीं करता। रिजर्वेशन जो जिसको खुद को नहीं मिला, और वो इतनी बड़ी उपलब्धियां विश्व में पाया कि उसका लंदन में उनकी मूर्ति है। हर जगह उनकी मूर्ति देखने को मिलेगी, जहां जहां शिक्षा की बात चलेगी, विधि की बात चलेगी, कानून की बात चलेगी। आप रिजर्वेशन के बिहाफ पर उठने की बात करते हैं, और उस पे भी उठ नहीं पाते हैं। मेंटेलिटी। जनरल कास्ट की ये प्रॉब्लम है कि वो रिजर्वेशन को गलत कहते हैं। आप थोड़ा, मैं रिजर्वेशन को सही गलत नहीं कह रहा। आप ये सोच के देखो, आपके पास 10 बीघे, 5 बीघे, 50 बीघे जमीन है, आपके पास घर है, सब कुछ है। और दलित वर्ग के पास, जिसके पास केवल एक छोटा सा घर है, एक आधा बीघे जमीन हो सकती है, जिसके पास संसाधन नहीं है पूरी तरीके से, वो आगे कैसे बढ़ेगा अगर उसको रिजर्वेशन दे दिया जाए? और एससी कैटेगरी वाला दलित वर्ग या पिछड़ा वर्ग ये सोच के देखे कि अगर केवल रिजर्वेशन उनको मिल जाएगा और आप कम नंबरों पर आगे बढ़ जाओगे, तो जनरल कास्ट वाले का माइंड कैसे होगा? ये जबरदस्ती का हमारे माइंड का गेम है। माइंड को जबरदस्ती भिड़वाया जा रहा है। आप दोनों ही नहीं सोच पा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। सोच के देखो, जो एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, उसकी ये हालत है कि उसको केवल एक वर्ग पूछ रहा है। आपको पता भी है कि कितनी सारी भाषाओं का ज्ञान था? 11 भाषाएं। आप हिंदी में बात करते हो, सीबीएसई वाले नए बच्चे इंग्लिश में पढ़ने लगे हैं, बोलते वो भी हिंदी है। अंग्रेजी सीखने के लिए उन्हें कोर्स करने पड़ते हैं। अमेरिकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट, ब्रिटिश इंग्लिश इंस्टीट्यूट, ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके वो इंग्लिश बोलना सीखते हैं, फिर भी बोल नहीं पाते हैं। 11 भाषाएं। मराठी, जो इनकी खुद की मातृभाषा थी, मराठी, मऊ, ये एक ही होता था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, और पाली को ध्यान से देखना, गुजराती, जर्मन, फ्रेंच, फारसी, कन्नड़, बंगाली। इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान है उस व्यक्ति को, केवल आप एक दलित नेता बना रहे हो। 32 किताबें लिख रहा है जो व्यक्ति, और बीमार पड़ने की वजह से अपने जीवन के अंतिम दिनों में ठीक से लिख नहीं पाए। यहीं पर उनकी जर्नी रुक गई, 64-65 साल की आयु में। अगर ये बीमारी नहीं होती या मृत्यु नहीं होती, तो और सारी किताबें रह जाती, बहुत सारी किताबें, कुछ किताबें अधूरी रह गई। ये 10 किताबें अधूरी, 22 पूर्ण होगी इनमें से। तो इतनी सारी काम कर रहा है, इतने सारे काम कर रहा है। यहां ध्यान से देखना, पाली का डिक्शनरी वो लिख दे रहे हैं।
पाली इंग्लिश डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ पाली लैंग्वेज। पाली कौन सी लैंग्वेज है? जो बौद्ध ने अपनाई थी अपने उपदेशों के लिए। पाली ग्रामर, पाली का व्याकरण लिख रहे हैं। सोचो, दूसरे एक कोई लैंग्वेज, बहुत पुरानी लैंग्वेज का व्याकरण लिख रहे हैं। बौद्धों की भाषा का व्याकरण, उनकी डिक्शनरी ये बना रहे हैं। सोच के देखो, बुद्ध के लिए रियली रिडल्स इन हिंदुइज्म। ये सोच के देखो, यहां पर इस किताब के बारे में, कैन आई बी ए हिंदू, क्या मैं हिंदू हो सकता हूं? क्या उस व्यक्ति के, उस बच्चे के, जब वो पढ़ रहा होगा, उसको अलग बिठाया जा रहा होगा, उसको अधिकार नहीं दिए जा रहे होंगे, उसको पानी तक नहीं दिया जा रहा होगा, उसको प्यासा रहना पड़ रहा होगा जब प्योन नहीं आ रहा होगा, उसको कोई पानी नहीं पिलाएगा, उसको दूर से भी कोई पानी नहीं पिलाएगा। तो उसके देखो, उस बच्चे का माइंड क्या प्रताड़ित नहीं होता होगा? जो अभी दलित वर्ग, शोषित वर्ग, एससी वर्ग वाले जनरल कास्ट के लिए ये विचारधारा रखते हैं, या एक खास पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, या किसी के लिए भी ये विचारधारा रखते हैं कि हमारे साथ ऐसा या वैसा, तो उसके देखो उसके साथ कैसा हुआ, उस बच्चे के साथ कितना प्रताड़ित हुआ होगा वो। जनरल कास्ट वाला भी इसको सोचे कि वो बच्चा कितना प्रताड़ित होगा। अगर आपको अलग भी बिठा दिया जाए, ठीक है, आपको क्लास के बाहर भी खड़ा कर दिया जाए, तो आपके खून में उबाल आ जाता है ना। तो ये सोचते रहे कि क्या मैं हिंदू हो सकता हूँ, क्या हिंदू हो सकता हूँ, कैसे हिंदू बनूं मैं। सोच के देखो, व्हाट द ब्राह्मिस्ट हैव इन टू द हिंदुइज एसेज ऑफ भगवत गीता। इन इनमें से कुछ पुस्तकों की, कुछ किताबों की, कुछ बुक्स की क्रिटिसिज्म भी होता है, उनकी आलोचनाएं भी होती हैं, वो अलग मुद्दे हैं। लेकिन इंडिया एंड कम्युनिज्म, कार्ल मार्क्स के बारे में, और ये इनकी आत्मकथा, वेटिंग फॉर अ वीजा, आत्मकथा लिखी। तो सोच के देखो कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति, उस बच्चा, एससी कैटेगरी वाला, शोषित वर्ग, दलित वर्ग हालांकि नहीं होता है। अगर आप मानते हैं कि आप उस वर्ग से हैं तो बोल रहा हूं, नहीं तो आप एससी कैटेगरी वाले शेड्यूल कास्ट ही माने, अगर मान रहे हैं तो। बाकी होना ये चाहिए कि सब बराबर हैं, जनरल वाला एससी के, एससी वाला जनरल के। जनरल वाला थोड़ा सा ये सोच के देखो, और एससी वाला ये सोच के देखो कि उस बच्चे की हालत, उसकी मानसिक हालत क्या होगी जिसको शुरू से इस तरह से रखा जा रहा है। वो तो इनके पिताजी उस सरकारी विभाग से थे, जिसकी वजह से इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। एससी कैटेगरी वाला ये सोचो कि जिस बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इतना शोषण किया जा रहा है, जिसको कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो इतना आगे बढ़ गया, और वो केवल आपके समाज के लिए भारत में वापस आ रहा है, भारत में रुक रहा है, भारत में काम कर रहा है, भारत में नेता बन रहा है। जबकि कहीं बाहर जाकर उनको सब कुछ, सम्मान भी मिलता, पैसा भी मिलता, रहने के लिए घर भी मिलता, सब कुछ था, इतनी डिग्रियां उनके पास थी, इतनी प्रतिभा उनके पास थी। इकोनॉमी के रिसर्च के लिए उनको बुलाया जाता था बाहर। तो सोच के देखो, आपके लिए रुका, और आप किस लिए पढ़े हुए हो, आप कैसे पढ़े हुए हो कि केवल एक रिजर्वेशन मिल जाए, उसके थ्रू नौकरी मिल रही है तो मिल रही है, नहीं तो नहीं। आपका माइंडसेट 80% पे काम ही नहीं करता, आपका माइंडसेट काम करता है कि मुझे तो 55% कैसी आ जाए। अरे 80 के लिए मेहनत करो, अपने अपने जो आइडियल हैं उनसे कुछ सीखो। और जनरल कास्ट वाले ये सोचो कि जिस बच्चे को शुरू से इतना प्रताड़ित उसका मन रहा होगा, और जिसने कितने साल तक देखा कि क्या मैं ऐसा रह लूं, और ऐसा नहीं है एससी कैटेगरी वाले कि उसने केवल हिंदू को नहीं देखा, मैंने बताया कि सबको देखा, और बाद में जाके उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, क्योंकि वहां पर सर्वधर्म समभाव, एक जैसा भाव है सभी के साथ में। तो सोच के देखो कि आज के टाइम में आपको वही पानी मिलता है, वही शिक्षा मिलती है, वही कपड़े, वही ड्रेस के साथ, स्कूलों में कोई भेदभाव नहीं होता, किसी को पता नहीं होता कौन एससी है कौन जनरल है। भेदभाव हमारा समाज बनाता है, हमारे नेता बनाते हैं। तो कम से कम मेरी एक विनती है कि आप इन्हें, ये पुस्तकें एक बार देख लेंगे, तो देखना चाहें तो देख लें, इसमें किस तरह से क्या क्या, द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स, कैबिनेट मिशन और अनटचेबल्स, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, रूपी, पैसे की, इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में लिख लें, ठीक है, फाइनेंस,
और ईस्ट इंडिया कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फिनेंस एंड फिनेंस, इसके फाइनेंस के बारे में लिख रहे हैं, पैसे के बारे में लिख रहे हैं, शिक्षा पर लिख रहे हैं, और हम उन्हें केवल एक दलित नेता बनाकर छोड़ दे रहे हैं। कुछ शर्म होनी चाहिए हमें सभी को। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब, इनके बारे में पहले सही अच्छे से समझें, जनरल कास्ट वाले भी, शेड्यूल कास्ट वाले भी, और केवल आप अपना नेता ना बनाएं, और केवल आप उनका नेता ना बनाएं। ठीक है, और केवल इन्हें नेता ना बनाएं, मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल इन्हें आदर्श बनाया जाए। जनरल कास्ट वाले उनकी भावनाओं को समझें, एससी कास्ट वालों की, और एससी कास्ट वाले ये सोचे कि जब ये व्यक्ति इतना आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों केवल एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं, हम क्यों केवल अपने आप को शोषित दलित मानते हैं, जबकि आज के समाज में वो नहीं है, अनटचेबिलिटी नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है, फिर भी हमने वो बनाया हुआ है अपने आप को। तो ये चीज, इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। बाकी आपके ऊपर है। अच्छा लगा हो तो बस यही चाहूँगा कि ये विचार, ये चीज़ें, ये समझ आप सबके माइंड में पहुँचाएँ, और सबके साथ, अगर इस वीडियो को भी शेयर ना करें तो सबके साथ इन बातों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हर कोई इनके व्यक्तित्व को समझ सके। बस यही चाहता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं किसी और सेशन, किसी और मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।